डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। 1.1 है अ टीन एजर्स प्रेयर। ये एक पोएम है। पहले हम वार्मिंग अप ले लेते हैं, चिट चैट। ये आपका होमवर्क रहेगा। नंबर 1 है फॉर्म ग्रुप ऑफ 5 to 6 एंड डिस्कस। गिव अ रेटिंग ऑफ 1 to 5 टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ एक सिचुएशन दी गई है आपको। When you have to take important decisions, what do you generally do? जब आपको कुछ अहम फैसले खुद से लेना होते हैं तो उस वक्त आप आमतौर पर क्या करते हो। यहाँ ए से लेके एफ तक ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है कंसल्ट पेरेंट्स और एल्डर्स। आप या तो अपने वालिदैन या बड़ों के पास जाते हो। बी कॉन्टैक्ट फ्रेंड्स फॉर एडवाइस। अपने दोस्तों से मशवरा लेते हो। सी प्रे टू गॉड फॉर गाइडेंस। अल्लाह ताला से रहनुमाई हासिल करते हो। थिंक डीपली इन साइलेंस। खामोशी में बैठकर सोचते हो। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। अपने टीचर से मदद मांगते हो। टॉस अ कॉइन टू डिसाइड। या फैसला लेने के लिए आप सिक्का उछालते हो। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 बातें दी गई हैं। यहाँ खुद पर से सोचना है कि अगर हमें कोई अहम फैसला लेना हो तो हम क्या करेंगे। 1 से 5 तक के आपको रेटिंग करना है। जैसे मैं अगर मेरे ऊपर ऐसे हालात आए, जनरली हर एक की लाइफ में आते हैं, तो मैं रेटिंग करूँगी सी को, प्रे टू गॉड फॉर गाइडेंस। मैं इसको पहली रेटिंग करूँगी। अभी आपका होमवर्क रहेगा, इसे आपको रेटिंग करना है कि आप सबसे पहले क्या करोगे। ओके, नंबर 2 पर आते हैं। ये एक्टिविटी नंबर 2 फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर है। ये फिगर ऑफ स्पीच आपके लिए नहीं है, न्यू है। 9th में आपने इसे नहीं पढ़ा है। इन पोएट्री वेरी ऑफन देयर आर लाइन्स इन विच द पोएट सीम्स टू टॉक डायरेक्टली to an absent person, an abstract idea or thing or object. Such a tactic or device used by the poet is the figure of speech apostrophe. For example, twinkle twinkle little star. शायर जो है वो अपनी बात को बेहतर ढंग से रीडर्स के सामने रखने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का भी यूज़ करता है। उसको फिगर ऑफ स्पीच के यूज़ करने के लिए बहुत सारे उसके मकासिद होते हैं। तो यहाँ पर जो एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच जो आपको बताई जा रही है, इसमें शायर ऐसे शख्स से मुखातिब होता है या ऐसी चीज़ों से मुखातिब होता है जो बज़ाहिर उसके सामने है ही नहीं, एब्सेंट है। यहाँ पर आपको आपके बचपन की एक पोएम की लाइन दी गई है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बच्चा जब इस पोएम में पढ़ता है तो स्टार्स उसके सामने मौजूद नहीं होते हैं। दूसरा है डेथ, वेयर इज़ दाई स्टिंग। यहाँ पर डेथ को, मौत को मुखातिब किया जा रहा है। मौत जो है ये ये हमें नज़र नहीं आती है, यह है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। और ऐसे ही तीसरी एग्जांपल है, ओ केओ मैन आई विश आई कुड लिव विथ यू। ये एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स के बाद अब आपको ए से लेकर ई तक कुछ एक्टिविटी दी गई है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग, क्रिएटिंग एग्जांपल्स ऑफ एपोस्ट्रॉफी ऑफ योर ओन। ये काम आपको पोएम पूरी समझने के बाद बिल्कुल आखिर में करना है। ये भी आपका होमवर्क होगा। ओ लाइफ हाउ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसे कंप्लीट करती हूँ।
हाउ स्ट्रेंज यू आर। ऐसे ही आपको भी अपने आइडियाज़ के लिहाज से इसे कंप्लीट करना है। ए से लेकर ई तक आपको दिया गया है। अब हम आते हैं पोएम की जानिब। कोई भी टॉपिक हो, पोएम हो, लेसन हो, उसका जो टाइटल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ टाइटल है अ टीन एजर्स प्रेयर। प्रेयर यानी दुआ। कौन कर रहा है ये दुआ? अ टीन एजर। टीन एजर, इस वर्ड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। टीन एज। टीन एज क्या होता है? ये हमारी उम्र का वो दौर होता है जो 13 साल की उम्र से शुरू होता है और 19 साल की उम्र पर ख़त्म होता है। 13 इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है 13 और 19 इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है 19। 13 से 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सारे वर्ड्स टीन पर ख़त्म होते हैं, इसलिए 13 से 19 साल की उम्र को टीन एज कहा जाता है। अ टीन एजर्स प्रेयर। यहाँ पर जो दुआ मांग रहा है, जो प्रेयर कर रहा है, वो आपकी उम्र का ही एक बच्चा है। द टीन एजर इज़ द स्पीकर इन द पोएम। इस पोएम में 5 स्टांजा है। पहला स्टांजा शुरू करते हैं। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजंस आई मस्ट मेक, आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। ईच डे, हर दिन नई शुरुआत लाता है उसकी ज़िंदगी में, उस टीनेजर की ज़िंदगी में। डिसीजंस आई मस्ट मेक, और ज़िंदगी में उस टीनेजर को बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारे फैसले भी लेने पड़ते हैं। आई एम द ओनली वन टू चूज़ द रोड दैट आई विल टेक। और टीनेजर कह रहा है, स्पीकर कह रहा है कि इसका सिलेक्शन, जब हम कोई भी फ़ैसला लेने जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सी बातें होती हैं। हम फ़ैसला किस अंदाज से लें, किस तरीके को, किस बात को हम सिलेक्ट करें, ये हमारे ऊपर होता है। तो यहाँ पर टीनेजर कह रहा है कि आई एम द ओनली वन टू चूज़ द रोड दैट आई विल टेक। यहाँ पर रोड का लफ्ज़ी तर्जुमा हम लेते हैं रास्ता या सड़क, लेकिन यहाँ पर रोड का मतलब होगा वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का तरीका। आई कैन चूज़ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। टीन एज हमारी लाइफ का एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर बुराइयों में हमें बहुत ज़्यादा कशिश महसूस होती है, और अगर कोई हमें मना करे तो हम उसको बुरा मानते हैं। अब यहाँ पर वो बच्चा कह रहा है कि द रोड आई विल टेक, मैं ज़िंदगी गुजारने के लिए मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूँ, ये फ़ैसला मुझे लेना है। अब उसके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। एक वो रास्ता है
जो मुझे ग्रेट सक्सेस, अजीम कामयाबी की तरफ ले जाता है। और या तो ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड, यहाँ देखिए मीनिंग दिया हुआ है आपको, डार्कंड, हियर इट रिफर्स टू एविल, एविल यानी बुराई। या तो मैं वो रास्ता इख्तियार करूं जो मुझे अजीम कामयाबी की जानिब ले जाता है, या वो रास्ता जो कि डार्कन रोड यानी बुराई की तरफ मुझे ले जाता है। अब ये रास्ता कहाँ जाकर ख़त्म होगा? दैट लीड्स, जो कि रहनुमाई करता है, बुराइयों वाला रास्ता रहनुमाई किस जानिब करता है? ग्रेट डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मीनिंग देखेंगे, ग्रेट वरी और स्ट्रेन, यानी बुराई के रास्ता जब हम इख्तियार करेंगे उस वक्त हमें वो बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन जब ये रास्ता ख़त्म होगा, जब हमारी उम्र थोड़ी आगे बढ़ेगी, हमें अच्छे बुरे की समझ आएगी, तो उस वक्त हमें पता चलेगा कि ये रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ परेशानियों पर जाकर ख़त्म होता है। देखिए हर स्टांजा जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब दूसरे स्टांजा में दो रास्ते ज़िंदगी गुजारने के लिए दिए गए हैं। ये उसकी लाइफ में, टीनेजर की लाइफ में एक सिचुएशन है, उसके ऊपर है वो अच्छाई का रास्ता सिलेक्ट करता है या बुराई के रास्ते का इंतखाब करते हैं। तो अब वो किससे मदद ले रहा है देखेंगे स्टांजा नंबर 3 में। प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड, यहाँ पर वो मुखातिब है और कह रहा है प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड। लॉर्ड मीन्स गॉड और यू कैन से क्रिएटर। वो अपने खुदा से मदद मांग रहा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है, ओपन अप माई आइज़, कि ऐ खुदा मेरी आँखों को खोल दीजिए, दैट आई माइट क्लियरली सी, ताकि मैं साफ और वाज़ेह तौर पर देख सकूं। यहाँ पर ओपन अप माई आइज़, आँखों का खोलना, यानी मुझे अच्छे बुरे की समझ दे दीजिए। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट, मेरी मदद कीजिए कि मैं स्टैंड लूँ, मैं सपोर्ट करूँ, मैं खड़ा रहूँ, किसके साथ? व्हाट इज़ राइट, जो सही रास्ता है। एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और जब मैं सही रास्ते पर जाऊँ तो मेरे अंदर की खूबियों को बाहर लाइए। इस स्टांजा में वो अपने खुदा से दुआ कर रहा है, क्योंकि वही एक ऐसी हस्ती है जो हमें बिल्कुल मुखलिसाना मशवरा देती है, बेगर्ज होकर। नेक्स्ट स्टांजा, हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे। टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मीनिंग हम देखेंगे, अ स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग बैड और रॉन्ग, कुछ गलत करने की हमारे अंदर एक शदीद ख्वाहिश होती है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है टेम्पटेशन। और ये टेम्पटेशन वैसे तो लाइफ के हर स्टेप पर, हर पीरियड में, ज़िंदगी के हर दौर में इंसान को टेम्पटेशंस आते हैं, लेकिन टीन एज में ये टेम्पटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी बुराइयों की तरफ जाने की हमारी एक ख्वाहिश जो होती है वो इस उम्र में शदीद होती है। तो अब वो बच्चा कह रहा है कि जब मैं सही रास्ते पर भी चलूँगा तब भी मेरे रास्ते में बहुत सारे टेम्पटेशंस आएंगे, बहुत सारी बुराइयां आएंगी, और मेरा दिल होगा कि मैं इन बुराइयों को इख्तियार कर लूँ, क्योंकि उन बुराइयों में बहुत कशिश होती है। लेकिन उस वक्त बच्चा जो है कह रहा है कि जब भी मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आए, मेरे रास्ते में टेम्पटेशन आए, तो उस वक्त हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, तो उस वक्त मुझे इनकार करने वाला बनाना, यानी मैं उन बुराइयों को ना कह दूं। जब बच्चा उन टेम्पटेशंस को, उन बुराइयों को इख्तियार करने की शदीद ख्वाहिश को इनकार कर देगा, तो उस वक्त आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे,
जब वो बुराइयों को इख्तियार करने से इनकार करेगा तो उस वक्त क्या होगा कि उसका जिस्म भी साफ़ रहेगा और फिट रहेगा, यानी बाहरी तौर से भी साफ़ सुथरा रहेगा वो, और अंदरूनी तौर से भी वो बिल्कुल फिट रहेगा। स्टांजा नंबर 5, When my teenage years are over, I know that I will see. Now this stanza is futuristic. ये मुस्तकबिल के बारे में वो कह रहा है और अल्लाह ताला से एक उम्मीद भी कर रहा है कि जब मेरे टीन एज ईयर्स, यानी मेरी ज़िंदगी का ये नौजवानी का जो दौर है, जब वो ख़त्म हो जाएगा, आई नो दैट आई विल सी, तो मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि मैं देखूँगा, दैट लाइफ इज़ लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, कि जब मैं पीछे मुड़कर देखूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के टीन एज को, उन सालों को मैंने कैसे गुजारा है, तो मुझे लगना चाहिए कि मैंने उनको बेहतरीन अंदाज में गुजारा है। अब कोई भी टीनेजर या कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज में कब गुजारेगा? विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। यहाँ पर यू जो है ये है गॉड, कि ऐ अल्लाह ताला आप लम्हा बलम्हा, हर लम्हा मेरा साथ देना। जब आप मेरा साथ दोगे तो मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारूँगा। इस स्टांजा में वो अल्लाह ताला से उम्मीद कर रहा है। तो ये थी पोएम अ टीनेजर्स प्रेयर, एक दुआया नज़्म जिसे कि जे मॉर्स ने लिखा है। पोएम की जो प्लेस होती है एसएससी बोर्ड के पेपर में, वो होती है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ए और बी ये पोएम की प्लेस होती है। क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी। ए होता है 5 मार्क्स के लिए, बी भी होता है 5 मार्क्स के लिए। ए में आपको कुछ स्टांजास दिए जाते हैं किसी पोएम के, जिसमें A1 से लेकर A3 तक क्वेश्चंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है। और बी जो होता है ये होता है एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, यानी कुल मिलाकर पोएम पर 10 मार्क्स होती है एसएससी बोर्ड के पेपर में। तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन देखा है, अब हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे बढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं राइमिंग पेयर्स। राइमिंग पेयर्स आप लोग बखूबी जानते हैं कि राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो लाइन के आखिर में मिलते हैं हमें। एक स्टांजा में कम से कम एक पेयर होता ही है। राइमिंग वर्ड्स या राइमिंग पेयर्स ये होते क्या हैं? ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी आखिर की आवाज़ एक जैसी होती है। उर्दू में इनको कहा जाता है हम सौती या हम आवाज़ अल्फाज। स्टांजा नंबर 1 लेते हैं। पहला है बिगिनिंग्स, लास्ट वर्ड पहली लाइन का। दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड है मेक, इनकी आखिरी की आवाज़ें मैच नहीं हो रही है। नीचे आएंगे चूज़, इसको ऊपर से मैच करेंगे, चूज़ को पहले मेक से मैच करेंगे, हम आवाज़ नहीं है। चूज़ और बिगिनिंग्स ये भी हम आवाज़ नहीं है। लास्ट वर्ड लेंगे हम टेक, टेक को पहले हम चेक करेंगे, टेक चूज़ हम आवाज़ नहीं है, टेक मेक, यानी यहाँ पर पहली राइमिंग पेयर हमें मिली मेक टेक।
स्टांजा नंबर 2, लाइफ, सक्सेस, रोड, डिस्ट्रेस। यहाँ पर राइमिंग पेयर है सक्सेस, डिस्ट्रेस। स्टांजा नंबर 3, लॉर्ड, सी, राइट, मी। यहाँ राइमिंग है सी, मी। नो, वे, क्लीन, डे, वे, डे। नाउ कम टू लास्ट स्टांजा, ओवर, सी, बेस्ट, मी। यहाँ पर राइमिंग पेयर है सी, मी। अब हम आते हैं राइमिंग स्कीम की जानिब। हमारा जो एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम है उसमें राइम स्कीम, इसके लिए 1 मार्क है। राइमिंग पेयर और राइम स्कीम 2 अलग चीज़ें हैं। पहले हम देख लेते हैं राइमिंग स्कीम। जैसे स्टांजा नंबर 1 लेते हैं हम। अब स्टांजा नंबर 1 में हर लाइन का लास्ट वर्ड हम ले लेंगे। पहली लाइन का लास्ट वर्ड है बिगिनिंग्स, लाइन नंबर 2 का लास्ट वर्ड है मेक, लाइन नंबर 3 का लास्ट वर्ड है चूज, और लाइन नंबर 4 का लास्ट वर्ड है टेक। यहाँ हम पहली लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसको हम नंबर देंगे ए। उसके बाद बिगिनिंग्स और मेक, क्या ये हम आवाज़ है? नहीं, इसलिए हम इसको नंबर दे देंगे बी। चूज, ऊपर से इसको मैच करेंगे, चूज, मेक, बिगिनिंग्स, ये तीनों हम आवाज़ नहीं है, यहाँ पर नंबर आ जाएगा सी। लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड है टेक। टेक को जब हम ऊपर से मैच करते हैं तो ये हम आवाज़ है मेक से, मेक के जैसी आवाज़ है इसकी। मेक को हमने नंबर दिया था बी, इस तरह से इसका भी नंबर हो गया बी। यानी हमारे पास राइमिंग स्कीम आ गई ए, बी, सी और बी। एक स्टांजा और ले लेते हैं हम, स्टांजा नंबर 2। स्टांजा नंबर 2 का लास्ट फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है लाइफ, लाइन नंबर 2 का है सक्सेस, लाइन नंबर 3 का है रोड, और लाइन नंबर 4 का लास्ट वर्ड है डिस्ट्रेस। लाइफ, इसको हम नंबर देंगे ए। सक्सेस, लाइफ और सक्सेस सेम साउंड नहीं है, हम आवाज़ नहीं है, बी। रोड, ये भी ऊपर के दोनों अल्फाज की आवाज़ों से, आखिरी आवाज़ों से मैच नहीं हो रहा है, इसको नंबर देंगे सी। और डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस को ऊपर की तीनों से मैच करना है हमें। डिस्ट्रेस रोड, हम आवाज़ नहीं है, डिस्ट्रेस सक्सेस, एस, सक्सेस डिस्ट्रेस, हम आवाज़ है ये, इसको नंबर दे देंगे बी। यानी हमारी पोएम की जो राइम स्कीम है वो है ए, बी, सी, बी। इसी तरीके से आप लोग अप्लाई करके देख सकते हो स्टांजा नंबर 3, 4 और 5 को। ये है राइमिंग पेयर्स। अब हम आते हैं पोएम में मौजूद फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। फिगर्स ऑफ स्पीच, क्वेश्चन नंबर 3B, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। फिगर ऑफ स्पीच होता है 1 मार्क के लिए। देखते हैं स्टांजा नंबर 1।
सबसे पहली फिगर ऑफ स्पीच आपको मिलेगी स्टांजा नंबर 1 में, जो है इन्वर्जन। लाइन नंबर 2 पर आइए, डिसीजंस आई मस्ट मेक। इन्वर्जन में जो हमारी आम तौर पर जुमले की तरतीब होती है, वो तरतीब, वो ऑर्डर सही नहीं होता है। जैसे ये लाइन अगर हम ले, डिसीजंस आई मस्ट मेक, आमतौर पर जब हम सेंटेंस लिखते हैं पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है तो हम उसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए तरतीब, डिसीजंस आई मस्ट मेक, सही अगर इसे हम देखें तो ये होगा आई मस्ट मेक डिसीजंस। तो इस लाइन में मौजूद है इन्वर्जन। डिसीजंस आई मस्ट मेक। ओके, नंबर 2, मेटाफर। स्टांजा नंबर 1, लाइन नंबर 4, द रोड आई विल टेक। आमतौर पर रोड का मतलब हम लेते हैं रास्ता, लेकिन यहाँ पर रोड यानी लाइफ। रोड को यहाँ पर लाइफ को यहाँ पर रोड कहा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, यहाँ पर देखिए बराबर वजाहत के साथ लिखा गया है। मेटाफर क्या होता है? पहले हम ये लाइन ले लेते हैं, द रोड आई विल टेक। यहाँ पर लाइफ को रोड कहा गया है, जिंदगी को एक रास्ता कहा गया है। द रोड आई विल टेक। मेटाफर में दो चीज़ों को हूबहू बताया जाता है। मेटाफर जिसको हम उर्दू में कहते हैं इस्तिआरा। उसके बाद हम आते हैं एलिट्रेशन पर। एलिट्रेशन ये फिगर ऑफ स्पीच जो है ये साउंड से, आवाज़ से ताल्लुक़ रखती है। एलिट्रेशन की एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे स्टांजा नंबर 2 में, लाइन नंबर 3, और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड। यहाँ पर इन दोनों अल्फाज में पहला जो लेटर है डी और डी दोनों सेम साउंड रखते हैं। तो सेम साउंड जब एक लाइन में, एक सेंटेंस में एक के बाद एक रिपीट होता है, उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। तो यहाँ एलिट्रेशन है हमारे पास, और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड। लास्ट में हम आते हैं एपोस्ट्रॉफी पर। एपोस्ट्रॉफी हमने पोएम शुरू करने से पहले ही देख लिया था। इसकी एग्जांपल आपको मिलेगी स्टांजा नंबर 3, लाइन नंबर 1, प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड। यहाँ पर टीन एजर जो है वो अपने गॉड से, अपने लॉर्ड से बातें कर रहा है। वैसे तो खुदा ताला हर जगह मौजूद है, लेकिन यहाँ पर शायर ने ऐसा बताया है कि वो उसके सामने मौजूद नहीं है। टीनेजर जिससे बातें कर रहा है वो उसके सामने मौजूद नहीं है। इसलिए एपोस्ट्रॉफ की एग्जांपल हमारे पास, प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड। ये हो गया फिगर्स ऑफ स्पीच। अब हम आएंगे पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पर आपको मिलेगा इंग्लिश वर्कशॉप।
इसमें है एक्टिविटी नंबर 1, ए से लेकर डी तक सेंटेंस दिए गए हैं और करेक्ट अल्टरनेटिव से सेंटेंस को कंप्लीट करना है। एक्टिविटी नंबर 2, ये राइमिंग वर्ड्स निकालना है आपको, उनकी पेयर्स लिखना है जो कि अभी आपको समझाया जा चुका है। नंबर 3, ये राइम स्कीम के बारे में क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही राइम स्कीम है वो आपको लिखना है। नंबर 4, ये फिगर्स ऑफ स्पीच पर पूछा गया है। इसमें आपको एक कॉलम में सेंटेंस दिए गए हैं, कॉलम बी में फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम हैं, इसे आपको मैच करना है। इंग्लिश वर्कशॉप की आपके पास ये 4 एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद ये है एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, ये उसका फॉर्मेट है। टाइटल, नेम ऑफ द पोएट, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, थीम और सेंट्रल आइडिया। ये नज़्म का मरकज़ी ख्याल, यानी किस मौजू के तहत नज़्म को लिखा गया है, पोएम को लिखा गया है, इसे आपको 2 से 3 लाइन्स में लिखना है। उसके बाद हम आते हैं स्टांजा पर। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 3 ए, हमारा जो पेपर होता है, एक्टिविटी शीट जो होती है हमारी 80 मार्क्स की, क्वेश्चन नंबर 3 ए में 5 मार्क्स के लिए एक स्टांजा दिया जाता है। वो कुछ इस तरह होता है। ये आपको मैं स्टांजा दे रही हूँ। इसमें मैंने देखिए A1 से लेकर A3 तक एक्टिविटीज़ दी है। पेज नंबर है, स्टांजा नंबर 3, 4, 5 पर से ये बातें पूछी गई हैं। ये एक्टिविटीज़ आपको दी गई है। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क होगा चिट चैट। चिट चैट में आपके पास 2 एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी नंबर 1 और 2। उसके बाद इंग्लिश वर्कशॉप, एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3